विद्यार्थियों, कल हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों में वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद रहे और इससे बहुत सारे तनाव और विवाद उत्पन्न होना है। अर्थ आप जानते हैं, धन में की वजह से परिवारों में ही विवाद होते हैं, तो परिवार का ही बड़ा रूप होता है राज्य, तो उनमें भी टकराव होते हैं। हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों का विभाजन कैसे होगा। उसमें पहला है कार्यक्षमता के आधार पर, पर्याप्तता के आधार पर, और तीसरा है उपयुक्तता। कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता के आधार पर केंद्र और राज्यों में वित्तीय साधनों का विभाजन किया जाता है। इसी आधार पर संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान ये है कि पहला है कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और कर निर्धारण, कर की शक्ति का वितरण, करों की शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। इसकी दो विशेषताएं हैं कि संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन किया गया है संविधान में, और करों से प्राप्त आय का भी बंटवारा संविधान में किया गया है। तो पहले हम बताएं कि संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या हैं, कि संघ की आय कहाँ से होती है। सारी डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको बताएं कि निगम कर जो संघ की आय का मुख्य स्रोत है, सीमा शुल्क ये संघ की आय का मुख्य स्रोत है, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, यानी कृषि को अलावा अन्य जो भी संपत्ति उस पर जो संपदा शुल्क लगेगा वो केंद्र के पास जाएगा। विदेशी ऋण, रेलवे है, रिजर्व बैंक है, शेयर मार्केट है, ये सारा केंद्र के राजस्व कोष में जाता है। ये उसकी आय के स्रोत हैं। अब राज्य क्या राजस्व स्रोत क्या है? वो है प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चूंगी कर। ये राज्यों के राजस्व के स्रोत हैं। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का उदाहरण, कि संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संघी उनको इकट्ठा करता है, संघी द्वारा विनियोजित किए जाने वाले जो शुल्क हैं वो ये हैं, जैसे बिल है, विनियमों, प्रोमिसरी नोटों है, हुंडियों है, चेक हैं, इन पर मुद्रण शुल्क, और इसके अलावा दवा, मादक द्रव्य पर कर है। जो शोक श्रृंगार यानी कॉस्मेटिक सामान की चीज़ों पर कर तथा उत्पादन शुल्क है। ये संघ द्वारा ही आरोपित होते हैं, संघ इसको संग्रहित करता है, उनका विनियोजित करता है। दूसरा है संघ द्वारा आरोपित तो होते हैं, संग्रहित होते हैं, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। उसके उदाहरण हैं कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क है, रेल, समुद्र, वायु द्वारा जो ले जाने वाले जो माल है तथा यात्रियों पर जो क्या कहते हैं ना, सीमांत कर लगाए जाते हैं। रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर जो कर लगाया जाता है, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर जो मुद्रक शुल्क के अतिरिक्त जो कर लिया जाता है। इसके अलावा समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसके प्रकाशित किए गए विज्ञानों पर और समाचार पत्रों के अन्य अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के से जो माल के क्रय विक्रय पर जो कर लगाया जाता है वो राज्यों को सौंपा जाता है। कुछ कर संघ द्वारा आरोपित होते हैं तथा संग्रहित किए जाते हैं, पर उनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच हो जाता है। जैसे आयकर का विभाजन संघीय भूभाग के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। दोनों केंद्र और राज्यों में इनकम टैक्स को बांट दिया जाता है।
आय कर के अतिरिक्त औषधियों तथा शोक श्रृंगार संबंधी चीज़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क भी इसी के अंतर्गत आता है। अब अपन दूसरी बात करें कि ये तो कि हमने कर निर्धारण की, शक्तियों का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन किस तरह से होता है। अब आता है दूसरा, सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान। कि संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों को 4 तरह की सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत, कि केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह की सहायता अनुदान देगा। पहला है पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दे दिया जाता है। दूसरा, बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान इनकी सहायता देती है। तीसरा है जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायता व अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र व राज्यों की वित्तीय सहायता करता है, केंद्र राज्यों की यानी कि वित्तीय सहायता भी उनको करता है। तीसरा है ऋण लेने संबंधी उपबंध, कि संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर विदेशियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कार्य संघ सरकार की अनुमति से ही कर सकती है, संघ शर्तें लगा देता है। चौथा है करों की से विमुक्ति, कि राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर सके, यानी कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियाँ है उन पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकता। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती। पांचवा है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा जोखा रखता है और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है। फिर है वित्तीय संकट, कि आर्टिकल 360 के तहत यानी 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक 352, एक 356, एक 360। तो 360 वित्तीय संकट की बात करता है। वित्तीय संकटकालीन की घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में जो जितने भी विषय चर्चित करों तक ही सीमित रह जाती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के इन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय के भाग बांटने से संबंधित हैं। केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्य को निर्देश भी दे सकती है जब वित्तीय संकट लागू होता है। अब हम बात करेंगे केंद्र तथा राज्य के बीच में तनाव के क्षेत्र क्या हैं। वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय तथा योजना संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्यों में तनाव क्या है। ये आपने पहले भी बताया था कि 1967 तक एक ही दल का प्रभुत्व था केंद्र और राज्यों में, तो कोई टकराव नहीं था, होता था तो उसे सुलझा लिया जाता था। लेकिन 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय और योजना संबंधी विषयों को लेकर भी विवाद उभरे, जैसे चाहे वो वैधानिक के में बताया हो, चाहे आपको प्रशासनिक संबंधों में आपसे चर्चा की हो। पहला है वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था, कि वर्तमान में वित्त आयोग और योजना आयोग, जिसको आजकल नीति आयोग बना दिया गया, द्वारा वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्रीय कोष में जाता है और अपने लोक कल्याण व जन विकास संबंधी जो दायित्वों में वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्रोतों बहुत ही कम रखे गए हैं।
1967 के बाद राज्यों की ये शिकायत रही है कि केंद्र की सरकार उन राज्यों को अधिक मदद देती है जहां केंद्र के शासक दल की सरकारें या मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ संबंध कैसे हैं, उस आधार पर वो उनको आर्थिक सहायता ज़्यादा देती है। दूसरा है राज्यों की ऋणग्रस्त। निरंतर आय के स्रोत कम है, जिन लोक कल्याणकारी ज़्यादा करने पड़ रहे हैं राज्यों को, इसलिए राज्य निरंतर कर्जे में दबते जा रहे हैं। तीसरा है वित्त आयोग की भूमिका, कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, बाकी 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर होता है, जो केंद्र सरकार मनमाने ढंग से उसका वितरण करती है। ये भी एक विवाद का विषय है। आर्थिक आयोजन के संबंध में भी मतभेद है। यह मांग की जा रही है कि योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए तथा जो अनुदान दिए जाएं वे सशर्त नहीं दिए जाने चाहिए। पांचवा है अंतर्राज्यीय व्यापार, कि अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। जैसे खाद्य नीति को लिया जा सकता है, जो कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र हस्तक्षेप करता है। इसके प्रति पंजाब ने लगातार अपनी नाराजगी जताई है। और छठा है अंतिम है वित्त आयोग की आर्टिकल 280, याद रखना आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाता है। अब तक 14 वित्त आयोग काम कर चुके हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अभी 2017 में 15 वित्त आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष क्या NK सिंह हैं और हैं, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सभापति होते हैं, जिसमें सदस्य होते हैं। इनकी जैसे शक्तिकांत दास है, प्रोफेसर अनूप सिंह है, अशोक लहरी, ये इसके सदस्य हैं। और ये वित्त आयोग जो अभी अपन ने बात की कि केंद्र और राज्यों में वित्त के बंटवारे का कार्य करता है। तो ये हमने आपसे बात की केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध कैसे हैं, उनमें तनाव क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, तो वो चर्चा की। आगे हम बात करेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं।